आज के हमारे वीडियो का विषय है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण को एक नवीनतम अवधारणा माना जाता है, आधुनिक, लेकिन ये आधुनिक अवधारणा नहीं है। ये बहुत प्राचीन अवधारणा है और प्राचीन काल से ही समाज के अंदर चली आ रही है। और दूसरी बात, ये समाजीकरण से प्रेरित है, अर्थात समाजीकरण का ही एक भाग है राजनीतिक समाजीकरण। अब समाजीकरण क्या है? तो समाज से जो बालक है वो समाज से बहुत सारी चीजें सीखता है। रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार, मान्यताएं, खान पान, पूजा पद्धति, पहनावा, रहन सहन, बोलने की कला, ये बहुत सारी चीजें सीखता है। और सीखने के बाद वो बालक स्वयं भी समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। और ये सक्रिय सदस्य जब राजनीति से संबंधित प्रक्रियाएं, विचारधाराएं, मान्यताएं, विश्वासों, मूल्यों को समाज से सीखता है, तभी कहलाता है राजनीतिक समाजीकरण। और राजनीतिक समाजीकरण से उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से उसमें राजनीतिक चेतना जागृत होती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया, इसकी दो खास विशेषताएं हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती है। और दूसरी बात, इसको राजनीतिक प्रशिक्षण के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें परिभाषा की, तो इसकी जो व्याख्या करी है वो हर्बर्ट साइमन ने करी है। हर्बर्ट साइमन की यदि हम परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार है: राजनीतिक समाजीकरण जो संपूर्ण ज्ञान की प्रक्रिया का अंग है, उससे उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों, घटनाओं, नीतियों और आवश्यकताओं से संबद्ध ज्ञान भी सम्मिलित है। अब हम इस परिभाषा का यदि विश्लेषण करें तो इसमें दो तीन बात आती हैं। एक तो ये प्रक्रिया का बोध है, प्रक्रिया है जिसकी समझ, प्रक्रिया है। दूसरी, इस प्रक्रिया में होता क्या है? इस प्रक्रिया में राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। और राजनीतिक व्यवस्था में किस किस चीज का ज्ञान होता है? व्यक्तियों से संबंधित, घटनाओं से संबंधित, नीतियों और आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार हर्बर्ट साइमन की इस परिभाषा में राजनीतिक समाजीकरण की संपूर्ण व्याख्या है। इसी प्रकार कावानाद्य ने भी इसकी परिभाषा दी है। राजनीतिक समाजीकरण उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। यदि हम सारांश रूप में देखें तो राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति संबंधी ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात राजनीति से संबंधित जो भी ज्ञान उसे समाज से जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है वही राजनीतिक समीकरण कहलाता है। अब इसके उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, क्यों होता है? तो इसके दो उद्देश्य हैं: व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा देना और दूसरा है उसमें राजनीतिक ज्ञान का विकास करना। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी है और हम एक राजनीतिक व्यवस्था में वो रहता है और इस राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके सहयोग की आवश्यकता है। और ये सहयोग वो तभी दे सकता है जब उसे राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा मिली हो और उसमें राजनीतिक ज्ञान का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं राजनीतिक
समाजीकरण के साधन। तो राजनीतिक समाजीकरण के कई साधन हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 5 प्रकार के साधनों की बात करेंगे। तो राजनीतिक समाजीकरण के जो साधन हैं, राजनीतिक समाजीकरण के साधन है, उसमें पहला आता है परिवार, दूसरा आता है शिक्षण संस्थाएं, तीसरा आता है राजनीतिक दल, और चौथा आता है राष्ट्रीय प्रतीक, और 5वां आता है जनसंचार के साधन। अब हम इनमें से एक एक का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। तो परिवार से बालक जो चीजें सीखता है, जीवन भर जो चीजें सीखता है, उसमें परंपराएं, रीति रिवाज, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, अपनी मांगे मनवाने का तरीका, और इसके अलावा राजनीति से संबंधित ज्ञान भी उसे अपने परिवार से प्राप्त होता है। दूसरी बात, परिवार का मुखिया जिस दल का अनुसरण करता है, अन्य सदस्य भी उसी दल का अनुसरण करते हैं, तो इस तरह राजनीति से संबंधित जो ज्ञान है उसे अपने परिवार से प्राप्त होता है। दूसरी बात करें हम शिक्षण संस्थाओं की, तो शिक्षण संस्थाओं में क्या होता है, परिवार में राजनीति से संबंधित उसकी जो अभिरुचि बनती है, वो अभिरुचि शिक्षण संस्थाओं में और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न विचारधाराओं से, विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित सहपाठी आते हैं, और उन सहपाठियों के साथ सामंजस्य बिठाना ये वो सीखता है। इस तरह उसे विरोधाभासों से सामंजस्य करना भी आ जाता है। इसके अलावा नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, जागरूकता, निष्ठा, राजनीतिक सहभागिता, ये सब भी वो शिक्षण संस्थाओं में सीखता है, और इन सब का उपयोग वो राजनीतिक व्यवस्था में करता है, उसका ज्ञान प्राप्त करने में करता है, और इससे उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास होता है। राजनीति के प्रति उसकी कुछ निश्चित धारणाएं बन जाती हैं, राजनीति के बारे में उसकी अलग सोच बन जाती है। इस तरीके से उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। अब बात करें हम राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल के अंदर जो राजनीतिक दल होते हैं, वो अपनी विचारधारा, नारे, पोस्टर, रैली, सभा के माध्यम से जनता की अभिरुचि को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। जनता की जो विचारधारा है उसको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, और इन सब के अंदर राजनीति संबंधी जो भी ज्ञान व्यक्ति को मिलता है, उससे उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। इस प्रकार राजनीतिक दल करते हैं। बात करें हम राष्ट्रीय प्रतीकों की, राष्ट्रीय प्रतीकों में जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगीत है, सेना की परेड है, इसके अलावा और राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये सब इनके द्वारा व्यक्ति के अंदर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आस्था और निष्ठा पैदा की जाती है। जो भी अलग अलग देशों में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, और वहां पर उसी प्रकार का राजनीतिक समाजीकरण करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद बात करें हम जनसंचार के साधन, तो जनसंचार के साधन राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। क्यों? ये व्यक्ति, घटना, कानून, इनकी जानकारी और विश्लेषण ये जनता में प्रसारित करते हैं। इससे व्यक्ति के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत होती है और उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। इस प्रकार इन सभी साधनों के द्वारा
व्यक्ति राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है और इस तरीके से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम शेष राजनीतिक समाजीकरण से जुड़ी हुई जो अन्य बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे।